हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमेशा एक पॉपुलर सब्जेक्ट रहा है, बट इन पास्ट फ्यू इयर्स देयर आर सेवरल मिसकंसेप्शंस रोमिंग अराउंड इट। बट वाकई अगर ऐसा है तो इन past few years, how come so many students have managed to score extraordinary? One of the biggest misconception is that it is very vast and it cannot be covered in short span of period. Prepared for the history optional by taking the first 4 months. Is it low scoring? Share my journey for history optional, in which I got 316 marks in this attempt, which is probably the highest. If you are not able to score very good, in that case, definitely there is certain problem with your approach. Don't try to read the subject in points through PPTs or notes. Don't even try to make it entertaining. Please understand the soul of everything. The soul of the question. Then only you'll be able to write like the toppers. All these toppers that you have seen, they were mentored by me. So join history optional without any fear. Hello everyone, my name is Aditi Dubey and I have secured All India rank 180 in UPSC CSE 2024. And a brief background about myself. I have done my schooling from Lucknow. The school was Lucknow Public School, and after that I pursued my graduation from Gargi College, Delhi University. It was a BA program graduation in History and Political Science and batch of 2019 to 2022. After that I started preparing for UPSC and this was my second attempt. This is like I have secured All India rank 180 this year, and in this optional has been crucial and I secured 280 marks in optional. So I would like to discuss some things about optional. तो हिस्ट्री ऑप्शनल में कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग होती हैं, तो उस जो जब मैं प्रिपेयर कर रही थी जो मुझे कन्फ्यूजन होती थी उस चीज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले तो सोर्सेज, तो ये क्लैरिफाई करूँगी कि जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं सोर्सेज वही मेरे भी सेम थे। थोड़ा डिफरेंट ये हो सकता है कि मैंने एंशिएंट के लिए उपिंदर सिंह मैम की बुक की बजाय आर्य शर्मा रेफ़र करी थी, और मैंने शायद उपिंदर सिंह मैम की बुक रेफ़र करी थी तो ज़्यादा सही रहता, बट अल्टीमेटली मुझे उनको रेफ़र करना ही पड़ा था। आर्य शर्मा के एक फाउंडेशन बना था, उसके ऊपर जो कुछ टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं जैसे मॉडर्न एज, उसके लिए मैंने उपिंदर सिंह मैम की बुक को रेफ़र किया था। उसके अलावा जो टॉपर्स सजेस्ट करते हैं वही मेरे सोर्सेज थे। अगर ब्रीफली बताऊँ तो मेडिवल के लिए सतीश चंद्रा सर की बुक बोथ वॉल्यूम्स, मॉडर्न के लिए शेखर बंदोपाध्याय, और वर्ल्ड के लिए PYQ के सॉल्यूशंस मेजरली, और थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन इधर उधर से, और चैट जीपीटी की भी हेल्प ली थी मैंने। तो ये तो एक कॉमन चीज़ है। इसके अलावा जो मैपिंग पोर्शन होता है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है सबके लिए, मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट था, बट उसका भी अभी कुछ कई सारे टॉपर्स ने जैसे सजेस्ट किया है वो एकदम मैं भी उस चीज़ से एग्री करती हूँ, एंड दिस इज़ हाउ आई डिड इट ऑल्सो, कि आप क्रोनोलॉजी वाइज अपना नोट्स बना लीजिए, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम फॉसिल साइट्स, देन पेलियोलिथिक साइट्स, देन चालकोलिथिक नियोलिथिक साइट्स। पहले मैपिंग के आप नोट्स बना लीजिए, फिर उसको डेली प्रैक्टिस करिए 5 to 6 साइट्स ऑन अ डेली बेसिस बिटवीन प्री एंड मेंस। अगर आप इतना कर लेते हैं अच्छे से तो आपका मैपिंग कंप्लीट हो जाता है। मैपिंग में प्रिसीजन के लिए गूगल मैप्स का यूज़ करना सही रहता है, क्योंकि जो सोर्सेज हैं जैसे GKP पब्लिकेशन की बुक है जिसको मैंने रेफ़र किया था, और उसके अलावा सेल्फ स्टडी हिस्ट्री का भी मटीरियल है जो कि यूज़ करते हैं लोग। इन दोनों ही सोर्सेज में लोकेशन इधर उधर इम्प्रिसाइज होती है, और इवन UPSC ने जो क्वेश्चन पूछे वो भी इम्प्रिसाइज होते हैं, लेकिन आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रिसीजन आपको होना चाहिए, उसके लिए आप गूगल मैप्स का यूज़ करें। तो मैपिंग के लिए ये सही रहेगा। और जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है GKP पब्लिकेशन बुक में और सेल्फ स्टडी हिस्ट्री के मटेरियल में, इट इज़ गुड, इट कैन बी यूज्ड। उसके अलावा कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड साइट्स भी कवर की जा सकती हैं बेटर कवरेज के लिए, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मैपिंग। एक और एस्पेक्ट होता है आंसर राइटिंग का। तो जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो हम पहले बुक्स पढ़ते हैं, उसके नोट्स बनाते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग पे शिफ्ट करते हैं। उस मोमेंट पे हमारे पास इतना क्लैरिटी नहीं होता है कि वेदर इट इज़ राइट और नॉट। तो उस सिचुएशन में जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको यही सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए और एक रफ़ आइडिया लेने के लिए टॉपर्स की कॉपीज से मैच करिए अपने आंसर्स को। अगर थोड़ा बहुत भी मैच हो रहा है तो आप डिमांड समझ रहे हैं। मेरे जो टिप्स होंगे आंसर राइटिंग के लिए ऑप्शनल के लिए, तो एक तो ये होगा पहला कि डरिए नहीं, जैसा भी हो रहा है उसको स्टार्ट करिए। दूसरा ये है कि GS के आंसर्स और ऑप्शनल के आंसर्स डिफरेंट हैं। ऑप्शनल के आंसर्स के लिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है और क्वेश्चंस भी उसी तरह से होते हैं।
मेरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मेरा ग्रेजुएशन था, हिस्ट्री भी सब्जेक्ट था उसमें, तो इट हेल्प। उसमें पीयूष सर ने भी मुझे पढ़ाया था ग्रेजुएशन में, तो इट हेल्प मी बिल्ड अ गुड कॉन्सेप्ट, तो मेरे लिए डिफ़िकल्टी थोड़ी कम होती। तो एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस करिए, बट अगेन उसके ऊपर फैक्ट्स और डेटा भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप केवल कॉन्सेप्ट लिखते हैं और उसको सब्सटैंशिएट नहीं करते हैं तो फिर उसका वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नियोलिथिक साइड का कोई क्वेश्चन है और उसमें लिख रहे हैं कि सोसाइटी इवॉल्व हो रही थी और रिलीजन रेलेवेंट बन रहा था, तो अगर आपने ये पॉइंट केवल लिखा है तो ठीक है, मतलब इट्स अ गुड पॉइंट, बट इट डजंट होल्ड मच वैल्यू। बट अगर आप वहीं पे भगोर साइड का डिस्क्रिप्शन देते हैं जहाँ पे ट्राइंगुलर डीटी पाई गई है, तो वो बहुत ज़्यादा बेटर बन जाता है और एग्जामिनर से भी ये कम्युनिकेट हो जाता है कि आप एक्चुअली किसी सॉलिड बात पे ये आर्ग्यूमेंट रख रहे हैं कि एक्चुअली एविडेंसेस हैव बीन फाउंड रिगार्डिंग द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लैरिटी होनी चाहिए कि सच में रिलीजियस डेवलपमेंट्स हो रहे थे, बट आपके पास फैक्ट्स भी होने चाहिए कि कहाँ कहाँ पे वो रिलीजियस डेवलपमेंट्स हमें उनके एविडेंसेस मिलते हैं, या किस बेसिस पे हिस्टोरियंस ने ये कंक्लूड किया है कि नियोलिथिक पीरियड में ये डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो आंसर राइटिंग के लिए मेरी ये दो टिप्स होंगी कि अच्छा कैसे फॉर्मेट में लिखना है, और इंट्रो और कंक्लूजन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्मेट आपका पॉइंट और पैरा मिक्स होना चाहिए। अगर आप पॉइंट पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो वो जीएस जैसा लगेगा, अगर आप पैरा पे ज़्यादा एम्फेसाइज करेंगे तो इट इज़ पॉसिबल कि आपका टाइम लिमिट क्रॉस हो जाए और आप सभी डायमेंशंस को कवर ना कर पाएँ। तो 3 to 4 लाइंस का पॉइंट लिखिए, मतलब एक पॉइंट लिखिए, हेडिंग दीजिए, उसको डिस्क्राइब करिए इन 3 to 4 लाइंस, एंड दैट इज़ इट। ऐसे करके आप अलग अलग डायमेंशंस भी कवर कर पाएंगे और आपका जो कवरेज होगा वो भी एक इन डेप्थ एनालिसिस दिखा पाएगा। तो यही ऑप्शन बचता है, क्योंकि आपको 11 मिनट्स के अंदर लिखने होते हैं आंसर्स, ऑफ 7 मिनट्स के अंदर भी लिखने होते हैं 10 मार्क्स वाले, तो बहुत कम टाइम होता है। तो ये फॉर्मेट काम करता है आंसर राइटिंग में। इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन जो होते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल में, वो भी बहुत मैटर करते हैं। जब आप इंट्रोड्यूस करते हैं किसी आंसर को, किसी क्वेश्चन के आंसर को, तो वहाँ पे एक तो आप फैक्ट्स लिख दीजिए। ये तो जीएस पे भी अप्लाई होता है कि आप डायरेक्ट फैक्ट से स्टार्ट करते हैं तो उसका वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ऑप्शनल में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, लेकिन एक लाइन में फैक्ट लिखा और नेक्स्ट लाइन में उसको एनालाइज कर दिया या डिमांड को एक्सप्लेन कर दिया तो वो बेटर रहता है। तो थोड़े से इलाबोरेट इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर्स में। कंक्लूजन में भी ऐसा ही है। कंक्लूजन में आप एक तो ये कर सकते हैं कि समराइज कर सकते हैं जो आपने बात किया है, बट अक्सर ऐसा होता है कि उसकी मतलब उतना टाइम नहीं बचता है, तो फॉरवर्ड लुकिंग कंक्लूजन्स लिखे जा सकते हैं कि अगर किसी एरा के बारे में आपने बात करी है एक आंसर में, तो उसका क्या रेलेवेंस था फर्दर डेवलपमेंट्स के लिए, या फिर वो एरा क्यों इंपॉर्टेंट है हिस्टोरियोग्राफी के पर्सपेक्टिव से। तो जैसे अभी मुझे याद है रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था कि बुद्धिज़्म के जो टेनेंट्स हैं वो आज के टाइम पे कैसे रेलेवेंट हैं, तो उसमें आप जो भीमराव अंबेडकर ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया था उसको मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन भी उसी तरह से है। तो वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन बहुत मैटर करते हैं ऑप्शनल में। अगर आप उस पर ध्यान देते हैं तो उसका आपको रिजल्ट मिलता है। और एक ये भी टेंडेंसी होती है कि लोग थीमेटिक कंक्लूजन्स और इंट्रोडक्शंस बना लेते हैं, वो कुछ सिचुएशंस में हेल्प करता है, बट अगर आप उसी पे सोली रिलाई करेंगे तो आप डिमांड को डायरेक्टली नहीं हिट करेंगे। तो मोस्टली कोशिश करिए कि आप ऑन स्पॉट कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन बनाइए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। बट अगर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्लीशेड हैं, जो पूछ लिए गए, वहाँ पे आप थीमेटिक इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन यूज़ कर सकते हैं। तो ये आंसर राइटिंग के बारे में था। और इवैल्यूएशन की अगर बात करें तो मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, और बट मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल था पीयर इवैल्यूएशन। तो अगर आपको कोई ग्रुप मिल जाता है जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनसे आप करवा लीजिए चेक, तो वो अच्छा रहता है। उससे आप ब्रेनस्टॉर्म भी कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों को कि क्या एस्पेक्ट्स आंसर में डिस्कस किए जा सकते थे, और उससे हेल्प हो जाती है और अकाउंटेबिलिटी भी बनी रहती है। तो आई थिंक हिस्ट्री ऑप्शन में पीयर इवैल्यूएशन सच में बहुत अच्छे से काम करता है। तो यही था इवैल्यूएशन के बारे में। मैं ये भी डिस्कस करना चाहूँगी कि बुक्स को अप्रोच कैसे करना है। हम सब लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ना है, बट उसको भी समझना इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है कि एक ही बार पढ़ने से तो नहीं होता है काम, स्पेशली जो थोड़े डिफ़िकल्ट बुक्स हैं। जैसे मुझे शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक बहुत अच्छी लगती है, बट इनिशियली मुझे बहुत डिफ़िकल्ट भी लगी थी। सिमिलरली उपिंदर सिंह मैम
की भी बुक जो है वो बहुत अच्छी बुक है बट डिफ़िकल्ट भी है। एक प्लेन रीडिंग से तो समझ ही नहीं आएगी, मैंने भी एक प्लेन रीडिंग करी थी, नहीं समझ आई थी। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप उसको टाइम दीजिए। जैसे मैं अगर आपको अपना स्टडी आवर्स बताऊँ तो प्री और मेंस के बीच में ऑन एवरेज 10 आवर्स तो होता ही था। उसके अलावा एक वीक में मैं कोशिश करती थी कि 3 दिन 12 घंटे भी पढूं। तो इतना आपको पढ़ना पड़ता है, एफर्ट चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो पढ़ना पड़ता है, बुक्स को भी टाइम देना पड़ता है, 4 से 5 रीडिंग एटलीस्ट करनी पड़ती है। वो पर्सन टू पर्सन भी वैरी करता है कि आपने पहली रीडिंग कितना टाइम देके किया है, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम देना पड़ता है। तो जैसे मैं अगर आपको शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक के बारे में बताऊं जो कि मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ी थी, तो जब मैंने पहली बार पढ़ा तो जैसे मैंने बताया मुझे समझ नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने उसको दोबारा पढ़ा तो मैं एक पेज के साथ बैठती थी कि उसमें क्या डिस्कस हो रहा है, क्योंकि सर का जो बताने का तरीका है वो थोड़ा सा स्टोरी के तरह से और ऑब्जेक्टिव तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो वो इंटरेस्टिंग भी है लेकिन अगेन उसको टाइम देना पड़ता है। स्पेशली जब हम बिगिनर्स की तरह स्टार्ट करते हैं तो आप उसके कई तरीके हो सकते हैं रीड करने के। एक तो तरीका हो सकता है कि आपने एक बार रीड किया, फिर दोबारा हाईलाइट किया, फिर तीसरी बार थोड़े बल्कि नोट्स बनाए और चौथी बार थोड़े शॉर्ट नोट्स बनाए। बट ये मतलब बहुत डिफ़िकल्ट है, मेरे लिए हो नहीं पाता था। मैंने क्या किया था कि एक रीडिंग करी, उसके बाद उसको ब्रेनस्टॉर्म करते थे, बैठ के सोचते थे और फिर जो मेरा थॉट प्रोसेस होता था उसको मैं ऑडियो नोट्स में रिकॉर्ड करती थी। जैसे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो था शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक में, उसमें जो पैराग्राफ्स दिए हुए हैं, जैसे जो लीडर्स के उनके पर्सपेक्टिव्स को एक्सप्लेन किया गया है, उसको अगर आप एक ही बार रीड कर लेते तो वो एक बार आपके माइंड से स्किप हो सकता है। लेकिन अगर आप उसको अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर उस रिकॉर्डिंग को बार बार सुनेंगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। एक तो रिकॉर्ड करने से भी उसको और फिर दूसरे उसको बार बार सुनने की वजह से भी। तो जो टेक्स्ट बुक पढ़नी है हमें हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए, उसको बहुत ही गहराई से पढ़ना है। स्पेशली जो उपिंदर सिंह नाम की बुक है और जो शेखर बंदोपाध्याय सर की बुक है, क्योंकि इनमें एनालिटिकल चीज़ें दी हुई हैं और उसको अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तभी आप समझ पाते हैं। और इसी चीज़ में ग्रेजुएशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी काम आती है। बट अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है तो आप फिर भी चिंता मत करिए, बस उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करिए। तो बुक रीडिंग के बारे में मैं ये एम्फेसाइज करना चाहूँगी, क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि एक रीडिंग में या 2 रीडिंग में हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, टाइम लगता है। तो अभी मेंस अप्रोच कर रहा है और इस टाइम बहुत एंजाइटी का टाइम होता है, मैं भी समझ सकती हूँ। तो जब मैं मेंस दे रही थी तो कुछ चीज़ें थी जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगी। तो पहला तो है म्यूज़िक। जब आप पढ़ाई करते हैं और अपना फेवरेट म्यूज़िक बजाते हैं तो इससे बहुत हेल्प होती है। उसका जॉनरा भी आप चेंज करते रह सकते हैं ताकि एक फ्रेशनेस आए। तो एंजाइटी को ईज़ करने के लिए म्यूज़िक का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा एक डिसिप्लिन के लिए YPT ऐप होता है, जिससे आप अपने स्टडी आवर्स भी रिकॉर्ड करते हैं और उस ग्रुप पे कितने लोग पढ़ रहे हैं वो भी दिखाई देता है और रैंकिंग्स भी होती हैं, तो उससे आपको डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों ही मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा स्लीपलेसनेस और इंसोम्निया जैसी प्रॉब्लम्स भी एस्पिरेंट्स यूजुअली फेस करते हैं, तो उसके लिए एक टॉपर्स ने भी कुछ सजेस्ट किया, तो मैंने वो एडवाइस यूज़ करी थी। NSDR, नॉन स्लीप डीप रेस्ट, एंड्रयू ह्यूबरमैन का कुछ वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, तो मैं 10 मिनट वाला वो वीडियो सुनती थी। उससे ये होता है कि जब आप अपनी मेंटल कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं और आपका दिमाग एग्जॉस्ट हो गया है, लेकिन आप सो नहीं पा रहे हैं क्योंकि अगेन बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती हैं, उस टाइम पे आप इस वीडियो को चला के लेटते हैं और यूज़ कर जो इसके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको फॉलो करते हैं, तो उससे सच में दिमाग बहुत काम हो जाता है। तो आपकी 10 मिनट्स की अगर नैप नहीं हो पा रही है 15 मिनट्स की, तो उस नैप की जगह इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, NSDR को। और इससे ये भी होता है कि अगर आपको कभी नींद नहीं आ रही है तो इस वीडियो को आप चला लीजिए, फिर उसके बाद नींद भी आ जाती है। तो NSDR बहुत यूज़फुल टेक्निक है, इसको एस्पिरेंट्स यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नोट मेकिंग में कुछ ऐप्स होते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं। जैसे मेरे लिए नोट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि कोई PDF है उससे मैं लिख के नोट्स बनाऊँ, तो मैंने खुद ये चीज़ सोची कि अगर मैं कुछ हाईलाइट कर रही हूँ वो सेपरेट होकर एक अलग PDF में मेरे पास आ जाए तो वो बहुत यूज़फुल होगा, उससे मैं रिवाइज़ कर पाऊँगी। स्पेशली GS2 के लिए मैंने ये यूज़ किया था क्योंकि नोट्स मेरे बहुत बल्कि हो गए थे और रिविज़न मतलब उसको ईज़ करने के लिए एक ऐप है हाइलाइट्स ऐप।
ये एप्पल स्टोर पे अवेलेबल था तो मैंने यूज़ किया था। इसी सिमिलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले अदर ऐप्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जिनको नोट मेकिंग में प्रॉब्लम होती है उनके काम आ सकता है कि आपने जो भी डिजिटल नोट्स हैं जो टाइप्ड होते हैं उसमें ये काम करता है कि जो टेक्स्ट है उसको हाईलाइट कर लीजिए और फिर वो एक सेपरेट PDF बन जाता है जहाँ पे आपका केवल हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है। फिर जब नेक्स्ट रिविजन करना हो तो उस सेपरेट वाले न्यू PDF को आप रिवाइज करें तो कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो कि मैंने यूज़ करी थी। बाकी मेरा मैसेज तो एस्पिरेंट्स के लिए ये होगा कि मेहनत करते रहिए। इस एग्ज़ाम के लिए मेहनत की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, बट अल्टीमेटली जो कुछ लोग सेलेक्ट होते हैं तो ये भी एक सच्चाई है। तो निष्काम कर्म करने की कोशिश करिए कि अपने एफर्ट्स पूरे पुट करिए। दिन में 10 से 12 घंटे पढ़िए प्री और मेंस के बीच में, और फिर भगवान पे सब छोड़ दीजिए। और निष्काम कर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये भी सच्चाई है कि बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत टैलेंटेड होने के बाद भी कुछ लोग होते हैं जिनका नहीं सिलेक्शन हो पाता है। सब्जेक्टिव नेचर है एग्ज़ाम का, ये भी हो सकता है कि आप बीमार पड़ गए हैं, बहुत रीजंस हो सकते हैं। तो प्लान बी और एक बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2023 में जब मैंने प्री दिया था और मेरा प्री नहीं हुआ था तो कोई प्लान बी ना होने की वजह से मुझे एक्सट्रीम एंजाइटी फेस करनी पड़ी थी। उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी हैम्पर हो रही थी। मैंने क्योंकि BA में ग्रेजुएशन किया था तो मेरे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, बट मैंने UGC नेट का एग्ज़ाम दिया था और मास्टर्स भी मैं साथ ही साथ इग्नू से परस्यू कर रही थी। तो एक गारंटी थी कि अगर मेरा UPSC में नहीं होता है तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज में ही एटलीस्ट एम्प्लॉयड हो सकती हूँ, मैं अनएम्प्लॉयड नहीं रहूँगी। तो मैं अभी जब ये मेरा UGC नेट क्लियर हुआ उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस आया और फिर जब मैंने पढ़ाई की, इट वॉज़ डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट अटैम्प्ट। तो इससे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि बैकअप होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप या प्लान बी, बोथ ऑफ द थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा इस बारे में तो सोचिए। अगर बहुत अटैम्प्ट्स हो गए, अगर 3 अटैम्प्ट्स से ज़्यादा हो गए तो आई थिंक प्लान बी और बैकअप के बारे में सोचना चाहिए। और उसकी वजह से जो मेंटल पीस होता है इट इज़ वेरी डिफरेंट। और अगर कुछ लोग साइकिल एग्जिट करने के भी बारे में सोचते हैं आफ्टर 3 अटैम्प्ट्स तो इट कैन बी अ पर्सनल चॉइस। अगर कहीं प्रोग्रेस नहीं हो रही है तो बेटर एक्चुअली यही होगा कि आप एक ऑल्टरनेट करियर पाथ परस्यू करिए, उसमें आप जॉब करिए, इंडिपेंडेंट हो जाइए। फिर UPSC कहाँ भागा जा रहा है, वापस आके तैयारी करिए और फिर अगर सब कुछ सही पॉजिटिव होता है तो आप क्लियर भी कर लेंगे। प्लान बी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू से। At last, I would like to thank DKT platform. When I was preparing, it had helped me a lot, and it provides very short and crisp information about the strategies of toppers, and it has been very helpful. तो DKT platform को बहुत बहुत thank you, और please keep doing the good work that you are doing.